नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज 13 सितंबर का करंट अफेयर। 12 सितंबर के करंट अफेयर को पहले रिवाइज करेंगे। आप लोगों में से कुछ लोगों ने कुछ मैसेज किए हैं, उसको भी मैं आज इसमें कंसीडर करूँगा और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूँगा। एक मैसेज आया था कि 10 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो कल का 10 नंबर क्वेश्चन अभी हम रिवाइज करने जा रहे हैं, आपको समझा देंगे। और एक लोगों ने कहा कि बहुत तेज़ी से मैं पढ़ता हूँ, इस कारण से वो समझ में नहीं आता है। तो स्पीड वैसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मतलब है कि थोड़ा-सा व्याख्या और की जाए, तो मैं उसको भी करने को तैयार हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं 12 सितंबर के करंट अफेयर को। 12 सितंबर का करंट अफेयर हम रिवीजन करने जा रहे हैं, तो डिटेल में तो ये पहले हमने देख ही लिया है कल की डेट में। तो आज अभी हमको इसमें रिवीजन के तौर पर इसको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसका है कि पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन 2023 फाइनल जीतने के लिए निम्नलिखित में से किसको हराया? ये सामान्य सा प्रश्न था, तो इसमें सही उत्तर भी आपके सामने है। तो इन्होंने हराया किसको था? ये डेनियल मेदवेदेव को हराया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्तरी अफ्रीकी देश में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया जिसमें 2000 से अधिक लोग मारे गए हैं? तो ये मोरक्को। मोरक्को को मैंने आपको मैप पे भी दिखाया था, उसका बॉर्डर भी बताया था। डेली का करंट अफेयर देखिए, सब कुछ सही से तैयार हो जाएगा। यूरोपीय आयोग ने G20 देशों से वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए बात की है। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है किस वर्ष तक वैश्विक लक्ष्यों पर सहमत होने का आग्रह किया है? तो ये 2030 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। 6 सितंबर को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को अपनी सार्वभौमिक पेंशन योजना के तहत शामिल करने का निर्णय लिया और इसके अंतर्गत 1000 रुपये देने की बात की गई है? तो ये झारखंड है। 1000 रुपये पर मंथ की बात की गई है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। शोधकर्ताओं ने कावेरी वन्यजीव अभयारण्य में सफेद सांभर की खोज की है और आईयूसीएन लाल सूची के अनुसार सांभर को एक संवेदनशील प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ अमेरिका ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये वियतनाम। जरा बताइएगा कि वियतनाम जो कंट्री है, वियतनाम कंट्री से किस किस देश की सीमा मिलती है? इसको कमेंट करके आप बताइएगा। जो भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएं, अगर उसको आप बताते हैं तो समझ लीजिए आपका एक जीएस का या एक और करंट अफेयर का सवाल तैयार हो रहा है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत, अमेरिका और ब्राजील एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन विकसित करने के इच्छुक देशों के साथ मिलकर काम करेंगे। पहल भारत, अमेरिका और ब्राजील के जरिए की जा रही है। भारत का प्रस्ताव पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को 20% तक ले जाने के लिए वैश्विक स्तर पर पहल करने का है। तो दोनों की दोनों दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। अभी 10%, 15%, कहीं कहीं 20% का भी उपयोग होता है, लेकिन पूरे विश्व में ये पहल इसलिए कि क्योंकि इससे थोड़ा सा दबाव जो हमारे संसाधन है उस पर कम पड़ेगा। इसमें एथनॉल मिलाकर हम यूज करेंगे और पर्यावरण के अनुकूल भी ये ज़्यादा होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएमई बस योजना का प्रारंभ 16 अगस्त 2023 को किया गया था। 15 अगस्त के जस्ट एक दिन बाद, ध्यान रखना है, पीएम ई बस योजना के तहत 190 शहरों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर 10,000 ई बसें चलाई जाएंगी। ये 169 शहरों की बात हुई है, तो दूसरा यहाँ पर गलत है, पहला सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। हाल ही में ईरान के तटीय क्षेत्र में 70 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान दर्ज किया गया। तटीय क्षेत्र में इतना ज़्यादा तापमान। और 2024 में भारत हीट वेव अलर्ट जारी करने के लिए हीट इंडेक्स लॉन्च करने की योजना बना रहा है। 2024 से ये ऐसा योजना बना रहा है कि ये हीट इंडेक्स जारी करेगा। मैंने आपको बताया था, इसमें समझाया भी था कि क्या क्या इसमें पैरामीटर्स होंगे और क्या रिजल्ट इसके मिलेंगे, क्या लाभ मिलेगा। दोनों बातें ये सही हैं। वास्तव में अब ग्लोबल वार्मिंग का युग खत्म हो गया है, अब ग्लोबल हीटिंग का युग चालू हो गया है। अब आप देखेंगे कुत्ते केवल भौंक नहीं रहे हैं, कुत्ते अब काट रहे हैं। आप देखेंगे जानवर भी परेशान रह रहे हैं। जहाँ पर नदियाँ स्वच्छ रहती थीं, तालाब स्वच्छ रहते थे, वहाँ पर आप यूट्रोफिकेशन की क्रिया ज़्यादा देखेंगे, आप वहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा देखेंगे। 10वां प्रश्न किसी को समझ में नहीं आया था, तो इसको मैं फिर से समझा रहा हूँ।
निम्नलिखित ये जो दिए हुए हैं, ये 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? ऊपर दिया है कि G20 सम्मेलन में वृक्षारोपण के लिए आयातित पौधे। G20 सम्मेलन में पूरे विश्व के जो प्रमुख नेता, देश के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसमें एक याद को हमेशा के लिए स्थायी करने के लिए दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, इटली, दक्षिण अफ्रीका, इन देशों से वृक्ष मंगाए गए। सिल्वर ट्री दक्षिण कोरिया से मंगाया गया, खजूर पाम सऊदी अरब से मंगाया गया, इटली और तुर्की से जैतून मंगाया गया, दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पर लिया हुआ है बिंडर लिंडे भी मंगाया गया। तो बिंडर लिंडे जो मंगाया गया है ये जर्मनी से मंगाया गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो केवल 4 सही सुमेलित नहीं है, बाकी 1, 2, 3 सही सुमेलित। मेरे ख्याल से आपने एक सुमेलित नहीं पर ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज के करंट अफेयर को, और उसको रिवाइज नहीं पूरा डिटेल में पढ़ना है। अगले दिन फिर हम 13 के करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे, 13 वाला करंट अफेयर 14 को रिवाइज करेंगे। तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। आप लोग अपना स्नेह इस पे बनाए हुए हैं, आप लोग इसको खूब लाइक करते हैं, लेकिन व्यूज़ उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप लोग इसको शेयर भी करिए। हमारी टीम के प्रोत्साहन के लिए आप ये अगर करेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। निम्नलिखित में से किस देश ने पौधों की विविधता और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के माध्यम से पौधों की विविधता पंजीकरण के संदर्भ में किसानों के अधिकारों को शामिल किया है? ये कौन है? तो ये वही है जिसको आप सोच रहे हैं, ऐसा भारत ने किया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 12 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उदाहरण किया गया है। पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया है। तो ये जो संगोष्ठी हो रही है, इसमें पूरे विश्व के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपने पौधों की विविधता और किसान संरक्षण अधिनियम 2001 के माध्यम से पौधों की विविधता का पंजीकरण करने के संदर्भ में किसानों के अधिकारों को शामिल कर लिया है कि किसानों का ये अधिकार है। ठीक है, 2001 की बात है। मैड्रिड में हस्ताक्षर किया गया था पादप आनुवांशिक संसाधनों पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि, जिसमें खाद्य और कृषि के लिए जो पादप आनुवांशिक संसाधन है उनकी बात की गई थी 2001 में। ठीक है, और इसमें बीज संधि या पादप संधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए पादप संधि कब, तो 2001 में। कहाँ पर साइन? मैड्रिड में। और लागू कब हुई थी अगर पूछ लिया जाए तो 2004 में ये लागू हुई थी। अभी भारत इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। पूछा जा सकता है किस देश ने किया है या कहाँ पर आयोजित हुआ है। भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा, डिजिटलीकरण और निवेश के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और सऊदी अरब ये देश हैं जिन्होंने ऊर्जा, डिजिटलीकरण और निवेश के क्षेत्र में, यानी कि एनर्जी, डिजिटलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में समझौते किए हैं। नई दिल्ली में क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ में द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई है। तो इसमें ये समझौते किए गए हैं, इस पर हस्ताक्षर किया गया है। सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड और पेट्रोलियम उत्पाद सोर्सिंग गंतव्य है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि हमारी जो पेट्रोलियम आवश्यकताएं हैं वो सऊदी अरब से जो पूरी होती हैं उसमें तीसरा स्थान है इस संबंध में। तो सऊदी अरब का हमारे व्यापार की दृष्टि से या हमारे आप कह सकते हैं क्रूड ऑयल के व्यापार की दृष्टि से हमारे बीच में अच्छा संबंध है, और ऊर्जा, डिजिटलीकरण और निवेश के क्षेत्र में और भी ये समझौता हुआ है। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट खिलाड़ी सबसे तेज 13,000 वनडे रन बनाने वाला बल्लेबाज बना है? तो ये है विराट कोहली। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सबसे तेज़ 13,000 रन इन्होंने बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर 321 पारी में जो उन्होंने बनाया था उसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है, और इन्होंने केवल 277 पारियों में ये कंप्लीट कर लिया है। लेकिन पहले सचिन से जो तुलना हो रही है, सचिन के समय में बहुत सारी चीज़ें थी कि इतने रन हर मैच में नहीं बनते थे और हर सीरीज़ में नहीं बनते थे, लेकिन अब रिकॉर्ड बना है तो उसको तो इम्पोर्टेंस दिया ही जाएगा। 321 मैचों में सचिन ने बनाया था। ये वो सचिन नहीं है जिनकी प्रेमिका वहाँ से आई है, ये सचिन तेंदुलकर जी की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि आजकल रील के ज़माने में पता नहीं, हो सकता है इसी सचिन को, कौन है सचिन,
दुबला पतला चीटी सा सचिन। तो ये ध्यान रखिएगा, उस सचिन को कहीं मत टिक कीजिएगा या अपने दिमाग में मत बिठाइएगा। वो पाकिस्तान से चीज़ों को ला सकता है, लेकिन रन बनाने के लिए सचिन तेंदुलकर चाहिए। बिश्नोई समुदाय द्वारा किए गए बलिदानों की याद में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2013 में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तिथि को चुना है? बिश्नोई समुदाय के द्वारा किए गए बलिदानों की याद में। और ये तिथि जो चुनी गई है, ये 11 सितंबर चुनी गई है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 1730 की बात है, मारवाड़ साम्राज्य में ऐतिहासिक नरसंहार हुआ था। राजस्थान के महाराजा अभय सिंह ने एक नए महल के लिए लकड़ी प्राप्त करने के लिए बिश्नोई गांव के पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया, और जब उसका विरोध हुआ तो नरसंहार हुआ। अपने जीवन की रक्षा के लिए लोगों ने, पेड़ों की रक्षा के लिए अपने जीवन की रक्षा नहीं की और लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो बिश्नोई समुदाय के द्वारा इन बलिदानों की याद में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, क्योंकि मामला देखिए ये पेड़ों से काटने से रिलेटेड था, तो 11 सितंबर को ये घोषित किया है बलिदानों की याद में, ये राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, जो बलिदान हुए थे। और ये बड़ी संख्या थी, एक ज़्यादा संख्या थी। अगला जो प्रश्न है, डेनिस ऑस्टिन का हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने किस सॉफ्टवेयर का सह निर्माण किया था? डेनिस ऑस्टिन, ये 1987 की बात है। पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, जैसे ये वर्ड है, जब आप कंप्यूटर ओपन करेंगे और आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज आप यूज कर रहे हैं, तो एमएस ऑफिस आप यूज करते हैं। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है, जिसको पीपीटी आप वैसे बोलते हैं, और ये बड़ी काम की चीज़ है। तो इसके निर्माण में ये सह निर्माणकर्ता थे और इनका नाम था डेनिस ऑस्टिन। डेनिस ऑस्टिन ने माइक्रोसॉफ्ट में बाद में ये पावर पॉइंट आया है, अधिग्रहण कर ले, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं तो कई अच्छे आविष्कारों का अपने नाम पे मतलब अधिग्रहण कर लेती हैं, तो उन्हीं के नाम फिर वो हो जाता है, पेटेंट भी उन्हीं के पास चला जाता है और उसका वो व्यावसायिक इस्तेमाल करती हैं। इन लोगों के पास मान लो पेटेंट रहेगा, लेकिन इन्होंने बेच दिया तो कुछ थोड़ा बहुत इनको मिलता रहेगा, बाकी व्यावसायिक इस्तेमाल सब वही लोग करती हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बिल गेट्स की कंपनी है। भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ? किसका? भारत और यूके, यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो ये अभी 12वीं वार्ता, ये कौन सा संस्करण था? वित्तीय वार्ता की, अगर आर्थिक और वित्तीय वार्ता, जिसको ईएफडी बोलते हैं, तो ईएफडी है ना, इकोनॉमिक, और ये वित्तीय यानी कि फिनेंशियल जो वार्ता हुई है, डायलॉग्स हैं, तो ये 12वीं वार्ता का आयोजन अभी किया गया है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जल्द ही हम टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। जिन लोगों को कई बार कोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, क्लासेस उनको नहीं देखनी है, लेकिन अच्छे से रिवीजन करना है, और बिना प्रैक्टिस किए आप एग्ज़ाम देने मत जाइएगा, बिल्कुल कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए। तो खास करके आरओ की टेस्ट सीरीज हम शुरू करने अभी जा रहे हैं, फिर बीओ की भी आएगी, पीसीएस की भी हर बार हमारी रहती है, हज़ारों की संख्या में लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छे रहते हैं, सक्सेस रेट। तो उसको कई लोगों ने हमसे पूछा था, तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा पूरा शेड्यूल सहित, और जल्दी ही शुरू भी हो जाएगी। तो आप उसको यहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं से भी कीजिएगा, लेकिन टेस्ट दीजिएगा ज़रूर, बिना टेस्ट दिए एग्ज़ाम देने मत जाइएगा। भारत ने किस देश को हराकर सैफ अंडर-16 चैंपियनशिप जीती है? किस देश को हराया है? ये भारत ने बांग्लादेश को हराया है। सबसे पहले तो इसको रट लीजिए, भूलना ही नहीं है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और सेमीफाइनल में भारत ने मालदीव को हराया था, और फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराया है, और 2-0 से ये अंडर-16 जो सैफ चैंपियनशिप है, 2-0 से भारत ने जीत ली है, ठीक है। और भारत की ओर से भरत लैरेंजम और लेविस जांग मिनलुन, इन लोगों ने गोल किए हैं, है ना। तो ये दोनों नाम भी याद रखिएगा, किस खेल के खिलाड़ी हैं। एक भरत लैरेंजम, भारत लैरेंजम ये नाम याद रखिएगा, और दूसरा लेविस नाम है, लेविस, ये भी याद रखिएगा, लेविस जांग मिनलुन, ये दोनों नाम याद रखना है। 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को नहीं दिया जाएगा? यानी कि इनमें से 3 लोग हैं,
जिनको दिया जाएगा। टोटल 2022 के लिए 12 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाने की बात की गई है। ये जो पुरस्कार है 45 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को भौतिक, जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा, रसायन विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। 12 वैज्ञानिकों को दिया जाता है, 5 लाख रुपये दिए जाते हैं। अभी जो ये पुरस्कार दिया जा रहा है, जो 12 वैज्ञानिक, उनमें शामिल हैं अकट्टू बिजू, अपूर्व खरे, नीरज कायल। इसमें आपकी कल्पना के ये शामिल नहीं है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा था तो ये नहीं है, तो नहीं नहीं सेम मैच करिए, सही हो जाएगा। और ये जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान अलग अलग क्षेत्रों में क्योंकि दिया जाता है, तो आप एक बार लिस्ट, ऐसे पुरस्कारों की लिस्ट देख लिया कीजिए। जैसे अकट्टू बिजू को रसायन में दिया गया है, ठीक है। अपूर्व खरे की अगर हम बात करें तो इनको किस में दिया गया है, ये अपूर्व खरे जो हैं इनको दिया गया है गणित में। अपूर्व खरे गणित में इन्होंने प्राप्त किया है, तो ये आपके केमिस्ट्री हो गए, ये मैथ हो गए। और नीरज कायल, तो नीरज कायल को भी गणित में ही दिया गया है, ये भी आपके मैथ्स के हैं, कल्पना के इसमें शामिल है नहीं। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र सीमा संगठन, सड़क संगठन, बीआरओ जिसको बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन द्वारा किस स्थान पर बनाया जाएगा, कहाँ पर बनाया जाएगा दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र? तो ये बनाया जाएगा आपका लद्दाख में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस आधार पर एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू की गई है? पर्यटन मंत्रालय कर रहा है इसकी शुरुआत। पूछा जा रहा है किस आधार पर, तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा भविष्य के लिए पर्यटन पर एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू की गई है। प्रश्न थोड़ा सा अटपटा है, भविष्य के लिए पर्यटन, भविष्य के लिए पर्यटन, और इसी पर ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू कर रहे हैं। और G20 गोवा रोड मैप की 5 प्राथमिकताओं के अनुरूप सर्वोत्तम प्रथाओं और केस स्टडीज की पहचान करने के लिए इसको शुरू किया जा रहा है। गोवा रोड मैप भारत की G20 टूरिज्म ट्रैक का प्रमुख, आप कह सकते हैं, वितरण या अग्रणी पहल है। और 5 प्राथमिकताओं पर यह केंद्रित है। जो गोवा रोड मैप है, आपसे पूछा जा सकता है, गोवा रोड मैप जो है ये 5 प्राथमिकताओं पर यह केंद्रित है। हरित पर्यटन, डिजिटलीकरण, कौशल, पर्यटन, MSME और गंतव्य प्रबंधन, इस पर यह है। तो G20 नेताओं ने जिम्मेदार और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने में इसकी परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर देते हुए ट्रैवल फॉर लाइफ पहल के शुभारंभ का भी समर्थन किया है। भविष्य के लिए पर्यटन इसका आधार रहा है, ये ध्यान रखिएगा, भविष्य के लिए पर्यटन। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे? अच्छे लगे तो लोगों तक पहुंचाइएगा, बहुत अच्छे लगे तो इसको लाइक करके जाइएगा। टारगेट अभी भी नहीं पूरा हो पा रहा है 100 का लाइक वाला, लेकिन मुझे यकीन है आप लोग, अगर जितने लोग देख रहे हैं, 400-500 ही देख रहे हैं, लेकिन इतने जो रेगुलर देख रहे हैं, ये लोग अगर चाहें तो कम से कम 10-10, 15-15 लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसको पहुंचाइएगा। आपसे ये इसलिए कहा जा रहा है जिससे इसको चलाने में हमको आसानी हो, हमारी टीम को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, जो कंटेंट बनाते हैं, जो हमारे सामने इसको प्रस्तुत करते हैं, मैं थोड़ा बहुत प्रयास आपके लिए करता हूँ, तो उनके लिए ये टॉनिक की तरह काम करेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं, चैनल से जुड़े रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।